हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट नंबर 15 से लेकर के 18 तक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 200 प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर सेट का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जो है पशु औषधि केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है, जो कि गलत दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है इन केंद्रों को मानव औषधियों के लिए प्रयुक्त सफल प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है PMBJK के मॉडल पे आधारित किया गया है, जो कि सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, देखिए तीसरा स्टेटमेंट है कि इस परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और जिसमें दवा की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी शामिल है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। पूछा गया है उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसमें केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। इसमें गलत को चूज करना है। पहला है 1966 के पहले किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ने की सीटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1996 के बाद संशोधन करके उम्मीदवारों को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, यह भी सही दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटें जीतने वाले उम्मीदवार को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट को छोड़कर। देखिए यहाँ पे इस्तीफा देने की बात की गई है, लेकिन जो जन प्रतिनिधित्व का अधिनियम है 1951 का, तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो है धारा 31 का 7 जो क्लॉज 7 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस्तीफा नहीं देना होता है। यहाँ पे एक से अधिक सीट अगर कोई जीता है तो एक को छोड़ करके बाकी सीटों को छोड़ देना होता है, लेकिन यहाँ पे इस्तीफा देने की बात की गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि यह योजना जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है मातृत्व लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो। तो दूसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तीसरा है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पहले बच्चों के लिए जो है 5,000 की राशि 3 किस्तों में दी जाती है, यह भी सही दिया हुआ है। चौथा स्टेटमेंट है कि दूसरे बच्चे के लिए यदि वह लड़की है तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 की राशि प्रदान की जाती है, यह भी सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही दिए हुए हैं। तीसरा स्टेटमेंट चौथा स्टेटमेंट यह भी सही दिया हुआ है। तो चारों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, चारों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि केसलर सिंड्रोम जो है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिए जो केसलर सिंड्रोम होता है यह पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत जो है हीरो रैट्स का उपयोग किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। तो हीरो रैट्स का उपयोग जो किया जाता है यह क्षय रोग यानी टीबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित की गई है। तो भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट का स्थापना किया गया है, यह किया गया है किन्नौर में। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है, जो कि सही दिया हुआ है, यानी कथन जो ए है यह सही दिया हुआ है। उसके बाद है ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रामक बीमारी है, तो यह भी आर भी सही दिया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा, पूछा गया है कौन सा कथन जो है गलत है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार जो है दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, तो दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इसके नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया है, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है, इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है, यह भी सही दिया हुआ है। और तीसरा है, इसका गठन ANBI और CLEAB क्लीव के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, और इसमें पहले स्थान जो है डेनमार्क को मिला है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद भारत जो है 142 देशों में 79वें स्थान पर है, यह भी सही दिया हुआ है। और रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है देशों को 8 संकेतकों पर रैंक करता है, यह भी सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। इसमें पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तीनों सही है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा गरीब जो रहते हैं यह भारत में रहते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी NMM को पुनर्जीवित और पुनः शुरू करने की योजना बनाई है, तो यह किया गया है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है इस्लामाबाद में। याद रखेंगे कि SCO के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में इस्लामाबाद में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए इसमें जो है ब्राजील शामिल नहीं है, किसमें, क्योंकि इसमें क्वाड कंट्री शामिल होते हैं। इसमें जो है जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 16 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WSA 2024 की मेजबानी किस देश ने की है, तो WTSA 2024 की मेजबानी भारत के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है देसी गाय की नस्लों को राज्य माता गौ माता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो ये हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया जाएगा, तो देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल को गंगा नदी पर बनाया जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि GitHub की रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत जनरेटिव AI अपनाने में दूसरे पायदान पर आया है, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है और पहले स्थान पर अमेरिका है, यह भी सही दिया हुआ है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। आगे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आगे कूट में ऑप्शन दिया हुआ होगा, आगे ऑप्शन दिया हुआ है कि असत्य कथन का चयन करें। इसमें से गलत को चूज करना है, तो दोनों सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है,
तो देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओयू के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी शीतल राज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आवासन एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर के टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? तो पटना का स्थान मिला है 9वां। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 25 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा एनडीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहां बनाया गया है? तो यह बनाया गया है लेह में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यातायात की उल्लंघन की आसान रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और यह किया गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए समर्पित 21वां दिव्य कला मेला का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है जबलपुर में, जो अक्टूबर 2024 में किया गया था। फिर उसके बाद 22वां दिव्य कला मेला जो है इसका आयोजन किया गया है दिसंबर 2024 में इंडिया गेट नई दिल्ली, और 23वां दिव्य कला मेला जो है इसका आयोजन बड़ोदरा गुजरात में किया गया है जनवरी 2025 में। अगला क्वेश्चन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य तेलंगाना हो जाएगा। देखिए, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार हो जाएगा, दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तीसरा तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन किया गया है, यह किया गया है पुणे में। अगला है, किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकार एवं निजी क्षेत्र में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? तो यह किया गया है उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो यह हो जाएंगे राफेल नडाल। याद रखेंगे, राफेल नडाल जो है इन्होंने संन्यास की घोषणा किया है जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी जाएगी? तो चागोस द्वीप समूह जो है इसका संप्रभुता जो है यूके द्वारा मॉरिशस को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? देखिए, यहाँ पूछा गया है नहीं दिया गया है, तो यह नहीं दिया गया है निहान हिंडाक्यो को नहीं दिया गया है। बाकी जो है डेरेन एस्मोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के परमाणु हमले में बचे लोगों से है? तो यह शब्द हो जाएगा हिबाकुसा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इस सम्मेलन का आयोजन जो है कोलंबिया के कैली शहर में हुआ था, जो कि गलत दिया हुआ है। इस सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था यह किया गया था मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है सम्मेलन का विषय दिया हुआ है इसमें प्रकृति के साथ शांति, जो कि गलत दिया हुआ है। इसमें जैव विविधता के नुकसान को रोकना यह हो जाएगा, इसका विषय हो जाएगा, तो दूसरा भी गलत दिया हुआ है। तीसरा है 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगा, देखिए यह भी गलत दिया हुआ है। 2026 तक जो है यह आर्मेनिया के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाएगा, तो तीनों स्टेटमेंट इसमें गलत दिए हुए हैं। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करें, इसमें कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये हो जाएंगे नीमा रेंजी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले पूछा जाए तो हो जाएंगी कार्तिकेयन हो जाएंगी,
महाराष्ट्र की काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो यह इनकार किया गया है ब्राजील के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? तो देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद बन गए हैं तेजस्वी सूर्या। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी किया गया है जिसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें लक्जमबर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश यह बना है इजराइल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है, इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशंस के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही दिया हुआ है। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा यानी DGAFMS की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है आरती सरीन को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय राजदूत की नियुक्तियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है, अजीत विनायक गुप्त जो हैं इनको जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, यह भी सही दिया हुआ है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है नाटो से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है, नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य कौन बना है? तो 32वां सदस्य जो है यह स्वीडन बना है। अच्छा, नाटो का स्थापना जो किया गया था यह 1949 में किया गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें दोनों सही दिए हुए हैं, असत्य कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 47 है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं या उमर अब्दुल्ला बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नवी अध्यक्ष जो है यह बनी है विजया किशोर रहाटकर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है, ISSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह किया जाएगा भारत के द्वारा। अगला है कि अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। 16 नंबर सेट को हम लोग शुरू करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 16 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध जो हो जाएगा यह हो जाएगा ओपन AI की एक गुप्त परियोजना से संबंधित है प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य में शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं? तो हो जाएगा त्रिपुरा में जो है शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है
कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है। यह दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया हुआ है। तीसरा है अशोक चक्र धर्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है, जो कि सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो सेमीकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है नोएडा में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है? तो यह हो जाएगा गुयाना का। गुयाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह को ICAR केंद्रीय मीठा जल जलीय कृषि संस्थान से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इन्होंने लॉन्च किया है रंगीन मछली ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 10 लाख आबादी वाले में कौन सा शहर जो हो जाएगा शीर्ष पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा? तो यह हो जाएगा बधावन बंदरगाह। याद रखेंगे बधावन बंदरगाह जो है देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सिंगापुर एयरलाइंस को किस कंपनी के साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा विस्तारा एयर इंडिया। विस्तारा एयर इंडिया जो हो जाएगा इसके साथ विलय के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसका पहला स्टेटमेंट है यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, यह भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः प्रक्षेपण वजन जो है 17000 किलोग्राम और पेलोड का जो हो जाएगा 1000 किलोग्राम है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत जो है महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है? तो विषाणु युद्ध अभ्यास जो है यह अजमेर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो अल नजाह जो होता है यह ओमान के साथ होता है। यह भारत और ओमान के बीच में संपन्न हुआ है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है यह 10 लाख करोड़ रुपए का राजस्व हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है यह किया गया है लखनऊ में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने ब्रुनेई का पहली बार दौरा किया है। तो याद रखेंगे कि ब्रुनेई का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान की गई थी, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना है, यह भी सही दिया हुआ है। और 101वां जो पूर्ण सदस्य बना है यह नेपाल बना है। तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पूछा गया सत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से सभी जो है सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो 2492 कैरेट का है इसे खोजा गया है?
तो ये हो जाएगा बोत्सवाना में खोजा गया है। याद रखेंगे कि अब दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है 2492 कैरेट का हीरा, यह बोत्सवाना अफ्रीका में खोजा गया है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व के सबसे अच्छे कंपनियों की 2024 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है यह 8 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है या मोहम्मद तैयब इकराम को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? तो 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आयोजन 2028 में यह किया जाएगा लॉस एंजल्स में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस लेखक को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है यह प्रशांति राम को दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि शहरी शासन सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शहरी शासन सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यह हुआ है केरल को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए उन्हें मारने की अनुमति देने का फैसला किया है? यह किया गया है बिहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा देश सूखे के बाद तीव्र भूखमरी का सामना कर रहे समुदायों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 हाथियों को मारने की योजना बना रहा है? तो यह योजना बनाया जा रहा है जिम्बाब्वे के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में किस देश में पेजर हमला हुआ जिसमें 9 लोग मारे गए तथा 3000 लोग घायल हुए हैं? तो पेजर हमला किया गया था, यह किया गया था लेबनान में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? देखिए यहाँ पूछा गया है कि भारत के परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की तैनाती किन शहरों में नहीं की जाएगी? तो यह हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के किस शहर में हुआ है? तो छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के डेलावेयर में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बन गया है? तो एशिया पावर इंडेक्स में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश जो हो जाएगा यह भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग और वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है, जो कि सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, यह भी स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किया है, यह भी सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं और पूछा गया है इस सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं का एशियाई के संगठन यानी एसोसाई की 16वीं सभा की मेजबान और 2024 से 27 तक एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बायोराइड योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो बायोराइड योजना से संबंधित स्टेटमेंट है कि 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2021 से 22 से 25-26 के दौरान इस योजना के लिए 9197 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि सही है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना तथा उत्पाद विकास को बढ़ावा देना, यह भी सही दिया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है कि 2030 तक भारत को 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी इसका सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं।
लेकिन पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि भारत सहित 46 देश जो है टियर 1 अर्थात रोल मॉडलिंग श्रेणी में शामिल है। यह स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि इस सूचकांक का मूल्यांकन 5 स्तंभों के आधार पर किया जाता है, जो कि दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। दोनों सही है। पूछा गया असत्य स्टेटमेंट का बताना है, असत्य कथन कौन सा है, तो कोई भी असत्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की किस यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। तो ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी है मेलबर्न यूनिवर्सिटी। मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है। तो तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है, यह हो जाएंगी मोहना सिंह, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। केंद्र सरकार के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किस पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यह बनाया गया है मनु भाकर को। याद रखेंगे कि जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा जो है पेरिस ओलंपिक विजेता है मनु भाकर, इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर किनकी अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। तो यह दिया गया है रामनाथ कोविंद का, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बॉश टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे बॉश टावर का उद्घाटन जो 140 फीट का है, इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया है, ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 39। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए एक नई योजना CM 7 की शुरुआत की गई है। तो CM 7 की शुरुआत की गई है, यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। अगला है कि केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है और यह किया गया है नागपुर में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट में अनुसूचित जाति पर अत्याचार के दर्ज मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है। तो इसमें जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश शीर्ष पर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा मनकीडिया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो मनकीडिया समुदाय जो है यह उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG समुदाय है, जो कि सही हो जाएगा। दूसरा है कि देश में सूचीबद्ध PVTG समूहों की सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में टोटल PVTG समूह 13 हैं, यह भी सही दिया हुआ है। और गृह मंत्रालय के द्वारा 75 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह भी सही दिया हुआ है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में देश के GDP में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक, जो कि 13.3% रहा है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि SpaceX के द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेस वॉक करना है। तो यह शुरू किया गया है पोलारिस डॉन मिशन, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश। देखिए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो हो जाएगा, यह हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड हो जाएगा, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखेंगे कि बौद्धिक संपदा संगठन वीपीओ के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है और स्विट्जरलैंड जो है यह पहले स्थान पर है। साथ ही याद रखेंगे कि वीपीओ का स्थापना 1967 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही दिए हुए हैं। तो हमारा पूछा गया है सत्य कथन का चयन करें, तो इनमें से सभी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 47। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस पूर्व निशानेबाज को 4 वर्ष की अवधि यानी 2024 से 28 के लिए एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का अध्यक्ष चुना गया है? तो ओसीए का अध्यक्ष चुना गया है, यह राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित 45वें चेस ओलंपियाड के इतिहास में पहली बार भारत ने महिला तथा पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आयोजन किया गया था हंगरी में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस अभिनेता को वर्ष 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसमें केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया है? तो यह पेश किया गया है 1 फरवरी 2025 को किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है? तो इस बार जो बजट है इसमें विकास के 4 इंजनों को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, केंद्रीय बजट 2025 की थीम निम्न में से क्या थी? तो केंद्रीय बजट 2025 का थीम हो जाएगा सबका विकास। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 में पेश किए गए बजट जो है, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम था? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो 2025 में बजट पेश किया गया है, इनके द्वारा पेश किए गए बजट का यह 8वां क्रम था। इन्होंने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? तो केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय जो है यह अनुमान लगाया गया है 50,65,345 करोड़ होगा। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियाँ कितना होने का अनुमान है? तो राजस्व प्राप्ति जो होगा ये 34,20,409 करोड़ होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बजट 25-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है यह 15,68,936 करोड़ होने का अनुमान है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो प्रभावी राजस्व घाटा जो हो जाएगा यह 5,23,846 करोड़ होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जो है यह जीडीपी का 4.4% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? देखिए पहले जो था यह राजकोषीय घाटा था जो 4.4% था और ये है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा जो है यह जीडीपी का 1.5% रहने का अनुमान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? तो प्राथमिक घाटा जो होगा यह 0.8% होगा और बजट 25-26 के अनुसार जो है प्रभावी राजस्व घाटा, तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का 0.3% होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13
13 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो प्राथमिक घाटा जो होगा यह हो जाएगा 2,92,858 करोड़। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो रक्षा पर खर्च करने हेतु बजट आवंटित किया गया है 4,91,732 करोड़। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो शिक्षा पर खर्च करने के लिए बजट आवंटित किया गया है, यह किया गया है 1,28,650 करोड़। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि शिक्षा पर खर्च करने के लिए जो बजट आवंटित किया गया है 1,28,650 करोड़ किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मद पर व्यय हेतु कितना बजट जो है आवंटित किया गया है। तो ग्रामीण विकास मद पर जो बजट आवंटित किया गया है यह किया गया है 2,66,817 करोड़ किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो शहरी विकास के लिए यह 96,777 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो प्रथम इंजन जो हो जाएगा यह कृषि से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल 100 जिलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ा करके कितना किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है इसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो मखाना बोर्ड का स्थापना यह बिहार में किया जाएगा, दरभंगा में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र की स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। तो यूरिया संयंत्र का स्थापना किया जाएगा असम में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो दूसरा इंजन जो हो जाएगा यह हो जाएगा एमएसएमई। उसके बाद जो हो जाएगा निवेश हो जाएगा, फिर उसके बाद निर्यात हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना करोड़ किए जाने की घोषणा की गई है। तो 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो यह किया जाएगा बिहार में। याद रखेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना यह किया जाएगा बिहार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन का संबंध किससे है। तो तीसरा इंजन का संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा निवेश से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ान यानी क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई है। तो इसमें टोटल 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा उड़ान योजना में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के वर्ष 2025-26 में कितने डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की योजना है। तो डे केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की यह 200 केंद्रों को खोले जाने की घोषणा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 29। बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ा करके कितने किए जाने की घोषणा की गई है। तो बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है इसको 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि नई जो टैक्स व्यवस्था है, टैक्स सिस्टम है, इसके तहत 12 लाख रुपए तक की आय पर कितना आयकर निर्धारित किया गया है। तो 12 लाख तक जो आय होगा उस पर 0% टैक्स देना होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती को 50,000 से बढ़ा करके कितना किया गया है। तो कर कटौती को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती TDS की सालाना सीमा जो है यह 2.4 लाख से बढ़ा करके कितना किया गया है। यह 2.4 लाख से बढ़ा करके 6 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न जो होता है ITR दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ा करके किया गया है। तो 2 वर्ष से बढ़ा करके यह 4 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। देखिए जल जीवन मिशन जो है यह 2025 तक था, लेकिन इसको बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ज्ञान भारतम मिशन जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण करना। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना यह किया जाएगा बिहार में। ऑप्शन हमारा ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है। तो मनरेगा के लिए इसमें जो राशि आवंटित की गई है इसमें टोटल मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है। तो कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस हो जाएगा कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय सुधारना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है। यह सभी हो जाएगा, अरहर या तूर हो जाएगा, उड़द हो जाएगा और मसूर, सभी दालों पर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है। तो यह टोटल जो है 36 दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना किया जाएगा, इसका लागत जो है 500 करोड़ रुपए होगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। तो यह रखा गया है 2047 तक। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना करने की घोषणा की गई है। यह की गई है भारत ट्रेड नेट। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
भारत ट्रेड नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत जो है 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो यह हो जाएगा जन विश्वास विधेयक 2.0। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र बजट में जो योगदान दिया है, यह योगदान है लगभग 37.64 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है। तो इस मिशन का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। तो यह हो जाएंगे सभी, गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा खर्च जो किया जाएगा, यह किया जाएगा रक्षा में किया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ग्रामीण विकास में किया जाएगा, तीसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र में किया जाएगा, फिर उसके बाद शिक्षा पर किया जाएगा, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, यह सेट नंबर 18 है जो कि इस बुक का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया था। तो यह पेश किया गया था 31 जनवरी 2025 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो इसको बांटा गया है 13 अध्यायों में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो है कितना रहने का अनुमान है। तो यह 6.4% वृद्धि रहने का अनुमान है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घट करके कितना हो गया है। तो मुद्रास्फीति जो है यह 5.45 से घट करके 4.9% हो गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो बीमा प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो पेंशन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज हुई है, यह हुई है 16% की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो निर्यात क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है यह 6% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत जो है 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा है। तो यह हो जाएगा दूसरे स्थान पर। याद रखेंगे कि सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। तो यह 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक जो है मुद्रास्फीति यह हो जाएगा 4%। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। तो यह किया गया है 5800
किलोमीटर का। याद रखेंगे कि 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है, 2024-25 में किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि दर्ज की गई है 15.8%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जारी आंकड़ों के अनुसार जो है ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि दर्ज हुई है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घट करके कितना प्रतिशत रह गया है? तो बेरोजगारी दर जो है घट करके 3.2% हो गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़ करके कितना हो गया है? तो यह 61 लाख से बढ़ करके 131 लाख हो गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़ करके कितना पहुंच गया है? तो यह हो गया है 11.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घट करके वर्ष 2024 में कितना हो गया है? तो यह हो गया है 44 हो गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? यह वृद्धि हुआ है 16%। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS की स्वीकृति दी है? तो UPS की स्वीकृति दिया गया था 24 अगस्त 2024 को दिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा 50%। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एकीकृत पेंशन योजना जो है UPS, इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। और इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा? तो कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष जो है सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम पेंशन की राशि जो है यह 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत पेंशन योजना जो है UPS, इसके तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन जो है 10,000 के लिए कम से कम कितनी साल की सेवा अनिवार्य है? तो यह हो जाएगी सेवा हो जाएगी 10 साल की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? तो सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे IR के विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि सही है कि गलत। सबसे पहले है, बैंकिंग प्रणाली में NPA घटकर जो है 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर 2.6% पर आ गया है, जो कि सही है। दूसरा है, वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र के 3.8% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, यह भी सही है। और तीसरा है, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 7.5% थी, यह भी सही है।
तो तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिए हुए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है, तो सभी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है। तो 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या 13.2 करोड़ हो गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। भारत की औसत आयु जो है 29 वर्ष है, जो कि गलत दिया हुआ है। दूसरा है 2026 तक निर्भरता अनुपात घट करके 54.3% होने का उम्मीद है, यह सही है। तीसरा है कि भारत की 26% जनसंख्या जो है 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग के है, यह भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही दिया हुआ है और पहला जो है गलत है। असत्य कथनों का चयन करना है, तो सिर्फ पहला जो है गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है। तो रोजगार में कृषि का हिस्सा यह 46.1% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गीग कार्यबल को कितने प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। तो गीग कार्यबल जो है ये 23.5 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है। तो प्रवासी भारतीयों की संख्या यह 32 मिलियन हो गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने का अनुमान कब तक है। तो यह अनुमान लगाया गया है 2025 तक। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है। तो यह हो जाएगा जल विद्युत। जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसमें सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जो है कितना है। तो ग्रामीण व्यय जो है ये 4122 रुपये है और शहरी व्यय जो हो जाएगा 6996 रुपये है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा है इसमें 49% महिलाएं हैं, यह भी सही है। और तीसरा है उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है, यह भी सही दिया हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो सत्य है। तो इसमें सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचय पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था और यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह हो जाएगा संबंधित छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 38। भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता का सही क्रम अवरोही क्रम में चुनना है। तो कि अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में होता है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सोलर वाला हो जाएगा, सौर हो जाएगा, फिर पवन हो जाएगा, फिर जल विद्युत हो जाएगा, फिर गैस हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है वित्तीय वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य जो है जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात भी शामिल है कितना पहुंच गया है। तो यह पहुंच गया है 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 40। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हो जाएंगे। तो हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ऑप्शन हमारा डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है। तो सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण जो हो जाएगा यह 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था
कब तक बन जाएगा? तो भारत जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027-28 तक बन जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया हुआ है। तो इसमें जो है चूज करना है कौन सा सही दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले देखते हैं, सीमेंट उत्पादक। तो सीमेंट उत्पादक जो हो जाएगा या दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा, भारत हो जाएगा विश्व में दूसरा स्थान। उसके बाद कपड़ा और परिधान में छठा सबसे बड़ा हो जाएगा और दवा उद्योग में तीसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारा मिलान जो हो जाएगा सबसे पहले 1 2 3 लगातार हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 2 3, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45 कि 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रही है। तो 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई जो है यह रोजगार दे रही है 23.24 करोड़ व्यक्तियों को दे रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, सही कथन को चुनना है। इसमें पहला है, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 1.9% है, यह सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो है 5.2% है, यह भी सही है। और तीसरा है, माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या जो है 14.1% है, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, तो सभी सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है क्वेश्चन नंबर 47, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी सड़कें पूरी हो चुकी है। तो 7,70,983 किलोमीटर सड़कें जो है पूरी हो चुकी हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा भूनीर पोर्टल लॉन्च किया गया है भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनिमय के लिए। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है। तो कुल दूरसंचार घनत्व जो हो जाएगा यह 84% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जल मार्ग है। तो भारत में टोटल 26 क्रियाशील जल मार्ग हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।